यूपी दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया भव्य स्वागत। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ मंथन बैठक की अध्यक्षता की। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने पिता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि की अर्पित। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बनिहाल पहुंचे अधिकारी, व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। सात दिनों तक इन राज्यों में भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। बड़ी खबर है जहां बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बरेली आगमन को लेकर शहर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं के विशेष प्रबंधन किए गए हैं। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं बरेली एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान बरेली विधायक और मेयर उमेश गौतम ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके साथ ही बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का औपचारिक स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बता दें कि लिखा है और इसके साथ ही पावन रामगंगा की निर्मल धारा से अभिषेचित नाथ नगरी बरेली में मां राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। राष्ट्रपति का यह दौरा भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान बरेली में आयोजित दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए हुआ है और कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति रही। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा बलों की व्यापक तैनाती रही। प्रशासन ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए दिन भर बता दें कि चौकसी बरती और राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बरेली वासियों में उत्साह और गर्व का माहौल देखा गया। लेकिन आज ये हम सब के लिए बहुत ही गौरवमयी क्षण है जब हम यहां पर भारत गणराज्य के आदरणीय राष्ट्रपति जी के स्वागत के साथ साथ भारत की इस वर्तमान पीढ़ी को इस क्षेत्र में उनकी डिग्री अवार्ड करने के समारोह के साक्षी बन रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि जब हम लोग मंच पर आए थे तो यहां पे सभी लोग एकदम शांत बैठे हुए थे। तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि इतनी शांति क्यों है। फिर मुझे लगा कि वास्तव में ये शांति होनी भी चाहिए क्योंकि एक मूक पशु की आवाज को आपके कार्यों के माध्यम से, आपके शोध के माध्यम से एक नया जीवन मिलता है और मिलता ही नहीं है। IVRI की सेवाएं हम लोग उत्तर प्रदेश में केवल पशुधन के क्षेत्र में नहीं लेते, हर प्रकार के जीव जंतुओं को एक नया जीवन देने में IVRI की बहुत सराहनीय सेवा यहां पर हम लोगों को प्राप्त होती है और ये हमारा गौरव है कि बरेली के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत इन सेवाओं से लगातार लाभान्वित होता है। मैंने इन सेवाओं को बहुत नजदीक से देखा था वैश्विक महामारी के दौरान, जब कोविड-19 के खतरे सामने आए थे तो उस समय एक चैलेंज था क्योंकि कोविड-19 के प्रारंभिक समय में जांच एक चुनौती थी। IVRI आगे आया। यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं
अपने अपने तरीके से अपने अपने विभागों में अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और ये है कि भाई मेरी सलाह है कि जो भी आपके सामने दुविधा का क्षण हो, आप उन बेजुबान पशुओं के बारे में सोचें जिनके कल्याण के लिए आपने शिक्षा ग्रहण की है। आपको सही मार्ग जरूर दिखाई देगा। मुझे बताया गया है कि पशु विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान में पशु विज्ञान इंक्यूबेटर कार्यरत है। आपको इस सुविधा का लाभ लेते हुए अपने उद्यम स्थापित करने चाहिए। इससे आप न केवल जरूरतमंदों को रोजगार दे पाएंगे, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान कर पाएंगे। विश्व भर के प्रतिष्ठित संस्थानों और उद्यमों में सेवारत यहाँ के पूर्व विद्यार्थियों भी इस कार्य में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। मानव जाति को आगाह किया है कि उपभोग आधारित संस्कृति ने न केवल मानव जाति बल्कि अन्य जीव जंतुओं और पर्यावरण को अकल्पनीय क्षति पहुंचा सकती है। पशु कल्याण के लिए नियमित रूप से पशु आरोग्य मेलों का आयोजन होना चाहिए। इन मेलों के तहत गांव-गांव में कैंप, लगातार पशुओं की चिकित्सा होने पर पशुओं के साथ साथ समाज भी स्वस्थ रहेगा। मैं थोड़ा किसान परिवार से जुड़ी हूं, लेकिन आज गांव-गांव में पशु दिखने को नहीं मिलते हैं। घरेलू पशु जो हम लोगों को खेती में सहयोग करते हैं। आज टेक्नोलॉजी आया, आज ट्रैक्टर, लेकिन कृषि साथी जो केंचुआ, ये बहुत सारे चीजें जमीन में जो रहेंगे वो आज खत्म हो गया। साथ ही बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बरेली पहुंची, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। और इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और बता दें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधन भी किया और तमाम जानकारी साझा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बरेली में आगमन हुआ, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जहां पुलिस बल को तैनात किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बरेली पहुंची, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट उनको लेने पहुंचे और इसके साथ ही बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, पुलिस बल को तैनात किया गया, चौकसी बढ़ाई गई, रूट्स को डाइवर्ट किया गया था। और इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधन भी किया, जहां उन्होंने तमाम जानकारी साझा की। यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं अपने अपने तरीके से अपने अपने विभागों में अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और ये है कि भाई श्रेष्ठ काम किया हो उसको गोल्ड मेडल, अलग अलग प्रकार के मेडल मिलना चाहिए। और इसी वजह से कभी कभी मैं कहती हूं कि पहला क्रम और दूसरे क्रम में कोई खास अंतर नहीं होता है, 1-2 अंक का ही अंतर होता है। और इसी वजह से जिसको भी अवार्ड न मिला हो उसको निराश नहीं होना चाहिए, उसको भी खुशहाली होनी चाहिए। मित्रों, ये सालों से परंपरा चलती आ रही है दीक्षांत समारोह की, और करना भी चाहिए। शुभकामनाएं, प्रेरणा, मार्गदर्शन और आगे आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए, ये पूरा मार्गदर्शन ऐसे समय में हम सब लोगों को, ऐसे वरिष्ठ लोगों से मिलता है। और यही काम हमारा सबका है। मित्रों,
मैं आज इतना ही बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश की जो यूनिवर्सिटियां है, जब मैं राज्यपाल का एक दायित्व निभा रही थी और इधर आई, तब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए गई कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक और एक कहा जाता है कि भाई वो पोस्ट ऐसी है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। और मैं तो गुजरात में 30 साल काम करके आई, तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिंता व्यक्त की, और ये चिंता ये थी कि देखिए भारत भर में हमारी कोई यूनिवर्सिटी 1000 में भी नहीं है, 500 में भी नहीं है। पशुधन के संरक्षण और संवर्धन में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि IVRI न केवल प्रदेश में पशुधन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहा है, बल्कि हर प्रकार के जीव जंतु को नया जीवन देने में भी अहम योगदान दे रहा है। इसके साथ ही IVR के वैज्ञानिकों और पशु चिकित्सकों की टीम लगातार सेवा कार्यों में जुटी है, जिससे राज्य में पशुधन की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार हो रहा है। IVRI की सेवाएं हम लोग उत्तर प्रदेश में केवल पशुधन के क्षेत्र में नहीं लेते, हर प्रकार के जीव जंतुओं को एक नया जीवन देने में IVRI की बहुत सराहनीय सेवा यहां पर हम लोगों को प्राप्त होती है। और ये हमारा गौरव है कि बरेली के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत इन सेवाओं से लगातार लाभान्वित होता है। मैंने इन सेवाओं को बहुत नजदीक से देखा था वैश्विक महामारी के दौरान, जब कोविड-19 के खतरे सामने आए थे, तो उस समय एक चैलेंज था, क्योंकि कोविड-19 के प्रारंभिक समय में जांच एक चुनौती थी। IVRI आगे आया और एक नोडल केंद्र के रूप में इसने कोविड-19 की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना सहयोग दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षात्मक विकासखंड कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन कार्यक्रमों के तहत चिन्हित जिलों और विकास खंडों में तेजी से विकास कार्यों को अमल में लाया जाए, ताकि वहां रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं का पूरा लाभ मिल सके। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और जिला अधिकारी और संबंधित विभागों के प्रमुख भी मौजूद रहे। लखनऊ से खबर है, जहां CM योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की और इसके साथ ही जिलों पे फोकस करने को लेकर तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। योगी सरकार का बता दें कि फोकस अब लगातार विकास पे देखने को मिल रहा है, जिसके तहत बता दें कि बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इसके साथ ही बता दें कि विकास को लेकर उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर लगातार डबल इंजन की सरकार कई काम करती हुई नजर आ रही है। उसी के तहत बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ ने बैठक करी, जहां अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और इसके साथ ही उन्होंने बैठक में कहा कि लोगों तक हर लाभ पहुंच सके, इसके लिए लोगों के और इसके साथ ही बता दें कि खंडों में तेजी से विकास कार्यों को अमल में लाया जाए निर्देश दिए, जहां उन्होंने कहा कि वहां रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं का पूरा लाभ मिल सके। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और जिला अधिकारी और संबंधित विभागों के प्रमुख भी मौजूद रहे। प्रयागराज में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को प्रयागराज में नजरबंद कर लिया गया। वे कौशांबी और बता दें कि करछना में हाल ही में हुई घटनाओं के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। नजरबंदी के विरोध में चंद्रशेखर अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस में धरने पर बैठ गए। देखते ही देखते वहां करीब हजारों समर्थक जुट गए और जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रयागराज से एक खबर है, जहां बता दें कि
चंद्रशेखर आजाद को रोक दिया गया, जहां पीड़ित परिवार से मिलने के लिए वो जा रहे थे, लेकिन उनको रास्ते में ही बता दें कि पुलिस द्वारा रोका गया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने इकट्ठा होकर बता दें कि प्रदर्शन किया और इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद भी अपने समर्थकों के साथ बैठकर जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए, जहां बता दें कि हंगामा किया गया और स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि हालात और भी ज्यादा बेकाबू ना हो। इसके साथ ही बता दें कि लगातार समर्थकों द्वारा नारेबाजी की जा रही है और इसके साथ ही बता दें कि भीड़ एकत्रित हो गई है, जिसको लेकर पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि हालात बेकाबू होते हुए नजर न आए। प्रयागराज से ये खबर है, जहां चंद्रशेखर आजाद को बता दें कि पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया और इसके साथ ही बता दें कि जब वो रवाना हुए उसके बाद पुलिस बल द्वारा उनको बीच रास्ते में ही रोक दिया गया, उनके काफिले को रोका गया, जिसके बाद बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने नारेबाजी और इसके साथ ही बता दें कि धरने पर बैठ गए और समर्थक इकट्ठे हुए, जहां इकट्ठा होने के बाद हंगामा किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। इसके साथ ही स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि हालात और भी ज्यादा बेकाबू ना हो जाए। इसके साथ ही बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, मुलाकात करने जा रहे थे, उनका हालचाल जानने जा रहे थे, लेकिन पुलिस बल द्वारा उनको बीच रास्ते में ही रोक दिया गया, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद नाराज हो गए और इसके साथ ही उन्होंने वहीं बैठकर बता दें कि धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही बता दें कि समर्थक भी इकट्ठा हुए और इसके साथ ही जमकर हंगामा किया गया और नारेबाजी की गई, जिसके बाद बता दें कि पुलिस बल तैनात किया गया ताकि स्थिति और भी ज्यादा बेकाबू ना हो जाए। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों को और इसके साथ ही गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की जा रही है और गाड़ी को पलटा गया है और लगातार बता दें कि ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहे थे और इसके साथ ही बता दें कि पुलिस बल ने उनको बीच रास्ते में ही रोक दिया, जिससे नाराज होकर चंद्रशेखर आजाद बीच में ही बता दें कि धरने प्रदर्शन पे बैठ गए। उसके साथ ही समर्थक जब इकट्ठे हुए तो हंगामा किया गया और इसके साथ ही पुलिस बल ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी ताकि हालात बेकाबू ना हो। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का सपा पर हमला देखने को मिला है और इसके साथ ही मेजबानी तुष्टीकरण के लिए काम हो रहा है। राकेश ने बड़ा बयान दिया अखिलेश यादव ने कि बाबा बागेश्वर पर टिप्पणी, जिसके बाद बता दें कि अब और बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा गया। मेजबानी तुष्टीकरण का बहाना सनातन को अपमानित कर बता दें कि गोलबंदी करते हैं। इसके साथ ही बड़ी खबर है, राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया, जहां बता दें कि और इसके साथ ही बड़ी खबर है, जहां बता दें कि राकेश त्रिपाठी ने बयान दिया, उसके साथ ही अखिलेश यादव ने और बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा और इसके साथ ही तुष्टीकरण का बहाना दिया, सनातन को अपमानित करने का काम करते हैं। सबकी बड़ी खबर है, जहां बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा पर हमला किया और इसके साथ ही बता दें कि हमला करते हुए और इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा पर हमला किया और इसके साथ ही कहा कि सनातन को अपमानित करने का काम करते हैं। सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा हमेशा से ही सनातन धर्म पे और इसके साथ ही बयानबाजी करती है और इसके साथ ही आपत्तिजनक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके इस अपमान से एक मजहबी गोलबंदी होती है, मजहबी तुष्टीकरण होता है और इसीलिए जानबूझ करके उनकी पार्टी के नेता कभी धर्म ग्रंथों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी साधु संतों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी भगवा पर टिप्पणियां करते हैं और कभी कथावाचकों को लेकर के, जाति को लेकर के टिप्पणियां करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी, आपकी ये कोशिश समाज को बांटने वाली है, विभाजनकारी है। इस कोशिश से समाज को केवल नुकसान पहुंचता है और आपको भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए धर्म पर, सनातन पर, समाज पर इस तरह की टिप्पणियां करना
जहां उन्होंने सपा पर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपने बयान सोच समझ कर दीजिए और इसके साथ ही उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव लगातार सनातन धर्म पे अपमानजनक टिप्पणियां करते हुए नजर आते हैं। और इसके साथ ही बता दें कि बागेश्वर बाबा पे निशाना साधते हुए और इसके साथ ही बता दें कि अखिलेश यादव ने बागेश्वर बाबा पे निशाना साधा था, जहां टिप्पणी की गई। उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा पर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा लगातार तुष्टीकरण की राजनीति और इसके साथ ही सनातन धर्म को अपमानित करती हुई नजर आती है। वीआईपी ट्रेन वंदे भारत अब एक बार फिर से बता दें कि पथराव हुआ है और पूरे देश में अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। बता दें कि आनंद विहार जा रही वंदे भारत पर लखनऊ आउटर पर पथराव किया गया, जिससे चेकर बोगी के यात्री बता दें कि सहम गए। इसके साथ ही अयोध्या आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेसवे शनिवार शाम को चारबाग से रवाना हुई थी और ट्रेन आलमबाग पश्चिम कैबिन के पास पहुंची थी कि बोगी C11 की सीट संख्या 30, 31 और 32 के सामने वाली खिड़की पर पथराव चला दिया गया और इससे चेयरकार बोगी C11 का शीशा टूट गया और यात्री निमेश ने इसकी शिकायत कंट्रोल रूम में दर्ज कराई। इसके साथ ही आरपीएफ ने मामला दर्ज कर अब पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते अलीगढ़ शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मुख्य सड़कों से लेकर बाजार और रिहायशी इलाकों तक पानी भर गया है, जिससे आम जन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हापुड़ में भी बारिश के बाद जलभराव की समस्या सामने आई है। शहर के निचले इलाकों में पानी बढ़ने से स्थानीय लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। मुरादाबाद में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं और आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस बीच बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं जिले में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन ने नदियों के जलस्तर को देखते हुए अलर्ट मोड पर काम शुरू कर दिया है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर अलीगढ़ से है, दूसरी बरेली से, तीसरी मुरादाबाद और चौथी हापुड़ से है। और चारों ही जगह पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जहां एक और झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और उसी बीच अब बता दें कि लोगों को जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ मौसम विभाग ने बता दें कि अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही बता दें कि अब लोगों को भारी बारिश से जहां एक और राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर जलभराव की स्थिति से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। खबर अमरोहा से है, जहां ऑनलाइन नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। बता दें कि shine.com नौकरी की फर्जी वेबसाइट देश भर में साइबर ठग करती है और पुलिस ने 3 आरोपियों के पास से 10 मोबाइल, 11 सिम बरामद कर जेल भेज दिया है। आंध्र प्रदेश के आदिल नाम के व्यक्ति से नौकरी लगवाने के नाम पर बता दें कि रुपए की ठगी की थी। वहीं जब बता दें कि सीकर का डाटा जुटाकर कॉल सेंटर, सटाइट और इसके साथ ही ठगी करते थे और बता दें कि देश भर के कई थानों में आरोपियों साइबर ठगी के मुकदमे दर्ज हैं और अमरोहा के ही साइबर ठग नुकुल अंकुर योगेंद्र रहने वाले हैं और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने खुलासा किया है। साइबर थाना अमरोहा टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए जनपद अमरोहा से ऑपरेट कर रहे साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा है। इसमें आज 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। मुकुल, अंकुर, योगेंद्र, ये तीनों ही जनपद अमरोहा के रहने वाले हैं। इन्होंने पूछताछ के क्रम में बताया है कि मुकुल है, ये नौकरी.com, shine.com जैसे विभिन्न जो पोर्टल्स हैं नौकरी जहाँ पे उपलब्ध होती है, वहाँ से ये डेटा उठाते थे और कॉलिंग कराते थे
और जो भोले भाले जो लोग होते थे इनके झांसे में आके इनको पैसा ट्रांसफर कर देते थे और साइबर फ्रॉड करते थे। इसमें एक अभियुक्त अंकुर है, ये फ्रॉड, बैंक अकाउंट और सिम कार्ड उपलब्ध कराता था। ये गरीब व्यक्तियों या ऐसे व्यक्ति जो नशे का कार्य करते हैं जिन्हें पैसों की आवश्यकता होती है, उनसे 4 से 5,000 रुपए में उनके डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक अकाउंट और सिम कार्ड ले लेता है, जिसका ये लोग औरैया जनपद में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी क्रम में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर किए गए अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बता दें कि पुलिस ने उसके घर और जिला बदर का आदेश चस्पा किया और इसके साथ ही जानकारी के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला और इसके साथ ही बता दें कि निवासी नदीम को जिला अधिकारी के आदेश पर 20 जून को 6 माह के लिए बता दें कि जिला बदर किया गया था। बावजूद इसके नदीम लगातार क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहा था। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जनपद में अपराध और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य कानूनी धाराओं के तहत अपराधियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें।